हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आर डी चौधरी और आज अपन बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। इसमें प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में बात की थी। आज की क्लास के अंदर अपन इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। डिटेल से वन बाय वन एक एक पार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के चार पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 वेजाइना, नंबर 2 यूटस, नंबर 3 फेलोपियन ट्यूब, नंबर 4 ओवरी। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने देखा था एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन थे, उनके 9 पार्ट्स थे और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के 9 पार्ट थे और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के 4 पार्ट थे। अपन ने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के सभी पार्ट्स को वन बाय वन प्रीवियस क्लास के अंदर देख लिया था। आज की क्लास के अंदर अपन वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी इन सभी को डायग्राम के थ्रू और इनकी थ्योरी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे वेजाइना के बारे में। वेजाइना क्या होता है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसके क्या यूजेस होते हैं, ऑल ओवर अपन यहाँ पे समझेंगे। वेजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है, जो अपन पहले भी पढ़ चुके। एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन को एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन से कनेक्ट करती है। अपन ऐसे समझ सकते हैं इसको कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बीच में एक ऑर्गन होता है, एक फाइब्रोमस्कुलर होलो मस्कुलर ट्यूब होती है। उस ट्यूब से क्या होता है, अपने इंटरनल जेनिटल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन दोनों जुड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं इसकी पोजीशन के बारे में कि वेजाइना की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर या फिर पेल्विस के अंदर क्या पोजीशन होती है, किस तरीके से ये स्टेब्लिश रहती है। तो वैसे ये ऑब्लिकली अपवर्ड एंड बैकवर्ड रन करती है। इसकी अपन एग्जैक्ट पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले तो जो ब्लैडर होता है और जो रेक्टम होती है दोनों के बीच में होता है। यानी इसके फ्रंट में क्या होता है, ब्लैडर होता है और जस्ट इसके बैक के अंदर क्या होती है, रेक्टम होती है। रेक्टम और ब्लैडर के बीच में स्टेब्लिश रहती है। फिर अपन इसकी एग्जैक्ट पोजीशन की बात करें तो जो रेक्टम और जो ब्लैडर है इन दोनों के बीच में इस तरीके से स्टेब्लिश रहती है कि जब अपवर्ड यानी अपवर्ड पोजीशन के अंदर जाती है पर बैकवर्ड जस्ट थोड़ी सी झुकी हुई अपवर्ड बैकवर्ड पोजीशन के अंदर ये रन करती है ऊपर वाली साइड में। और इसके बीच जो एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री का। ये रेक्टम से और ब्लेडर से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं एक एडल्ट पर्सन के अंदर यानी एक एडल्ट फीमेल के अंदर अपन इसकी साइज की अपन बात करें तो ये 7 सेमी लॉन्ग होता है वेजाइना और जो इसकी पोस्टीरियर वाल होती है वहां से 9 सेमी लॉन्ग होता है। यानी एंटीरियर से क्या होता है, थोड़ा नेरो होता है और पोस्टीरियर से वाइड होता है। इसीलिए जो इसकी लेंथ होती है वो एंटीरियर साइड से अपन देखें तो 7 सेमी होती है और जो पोस्टीरियर वाल की अपन बात करें तो वहां 9 सेमी लॉन्ग होती है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन इसके डायमीटर की बात करते हैं कि वेजाइना का डायमीटर कितना होता है। तो जो इसकी वेजाइनल कैनाल होती है इसका 2.5 सेमी यानी 2.5 सेमी वाइडेस्ट इन अपर पार्ट एंड नैरोवेस्ट एंड इट्स इंट्रोइटस। इंट्रोइटस क्या होता है, जो इसका जहां से ओपन होती है, जहां वेजाइनल कैनाल जहां ओपन होती है उस पार्ट को अपन इंट्रोइटस बोलते हैं। तो जहां से वेजाइनल कैनाल अपने जो दोनों लेबिया माइनोरा होते हैं, अपन ने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि जो लेबिया माइनोरा होता है तो लेबिया माइनोरा के बीच 4 ओपनिंग होती है। ऊपर वाली साइड में यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, नीचे वाले साइड के अंदर वेजाइनल ओपनिंग होती है। और इन दोनों के साइड में जो वॉल होती है उसमें क्या होता है, बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग होती है। तो जहां से वेजाइनल कैनाल ओपन होती है उस एरिया में, वहां से उस एरिया को अपन बोलते हैं इंट्रोइटस। तो वो वाला पार्ट तो क्या होता है, थोड़ा नेरो होता है और जो इसके आगे वाला एंड पार्ट होता है वो थोड़ा वाइडेस्ट होता है। तो जो अपर पार्ट होता है वो वाइडेस्ट होता है और जो नेरोवेस्ट पार्ट होता है वो होता है इंट्रोइटस, जहां से इसकी ओपनिंग होती है। फिर अपन इसकी जो वेजाइना के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसकी अपन बात करें तो जो वेजाइना है, वेजाइना अंदर से बहुत हाईली एसिडिक होती है। हाईली एसिडिक कैसे होती है, एक जो नॉर्मल पीएच होती है वो होती है 7.35 से 7.45। यदि 7.35 से यदि वो नीचे है तो उसको अपन एसिडिक बोलते हैं और 7.45 से यदि किसी चीज की पीएच ज्यादा होती है तो उसको अपन एल्कालोसिस बोलते हैं या फिर एल्कालाइन पीएच बोलते हैं। तो जो वेजाइना है इसको अपन हाईली एसिडिक क्यों बोलते हैं, जब 6.35 से बिलो यदि किसी की पीएच होती है तो उसको अपन बोलते हैं एसिडिक पीएच।
बट यहाँ तो 3.5 से 4.5 है, यानी बहुत ही कम पीएच है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, इसीलिए इसको बोला गया हाईली एसिडिक। अब अपन बात करेंगे ये हाईली एसिडिक होती क्यों है, इसका कोई रीजन भी होता है, उस रीजन की यहाँ पे अपन बात करेंगे। तो जो वेजाइना है, वेजाइना के अंदर डोडली बेसिलाई पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, डोडली बेसिलाई पाई जाती है और उनका नाम होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। डोडेलिन बेसिलाई होती है, कुछ बेसिलाई पाई जाती है जिनका नाम होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। जो करती क्या है, वहां पे जो ग्लाइकोजन होता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है, और जो लैक्टिक एसिड है वो एक तरह से एसिडिक होती है। ओके फ्रेंड्स, तो क्यों होता है, इसका काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि वेजाइना की पीएच हाईली एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि वेजाइना के अंदर डोडरलिन बेसिलाई नाम के या फिर डोडरलिन बेसिलाई पाए जाते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम के। ओके फ्रेंड्स, जो करते क्या है, वहां पे ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड के अंदर चेंज कर देते हैं, जिनके कारण से वहां की जो पीएच है वो हाईली एसिडिक होती है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट, अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब अपन बात करेंगे एन abnormal opening between rectum and vagina called rectovaginal fistula। rectovaginal fistula क्या होता है, इसका भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब वेजाइना और जो रेक्टम, अपन ने देखा था कि जो लेबिया माइनोरा है, इस लेबिया माइनोरा के बीच में 4 मेजर ओपनिंग होती है। एक की यूरेथ्रल ओपनिंग, नीचे वेजाइनल ओपनिंग, और दोनों साइड के अंदर बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग होती है। बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग नहीं होती है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग अदर जगह होती है, यहाँ पर सिर्फ बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग होती है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं जो वहां पे वेजाइना है और जो यूरेथ्रा है, इन दोनों के अलग अलग ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। यानी जो वेजाइना है, वेजाइना का अलग तरीके से एक ट्यूब लाइक ओपनिंग होती है, और जो यूरेथ्रा है उसकी अलग ओपनिंग होती है। बट यदि अबनॉर्मल दोनों के बीच कोई ओपनिंग हो जाती है, मान लो ये दोनों तरीके से, ये वेजाइना और यूरेथ्रा है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे यदि कोई ओपनिंग हो जाए, अबनॉर्मल ओपनिंग, तो जिसके कारण से क्या होता है, अपन नॉर्मली अपन देखते हैं एक एडल्ट फीमेल के अंदर जो वेजाइना का कंटेंट अलग होता है और यूरेथ्रा का कंटेंट होता है वो अलग होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इन दोनों के बीच यदि कोई कम्युनिकेशन हो जाएगा, तो जो यूरेथ्रा का यूरिन वगैरह है वो वेजाइना में चला जाएगा, और जो वेजाइना का जो कंटेंट है या फिर जो हाईली एसिडिक पीएच का सिक्रेशन है वो यूरेथ्रा में चला जाएगा। तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। कई बार क्या होता है, यहाँ पे जो फिस्टुला बन जाता है, यदि कोई अबनॉर्मल कम्युनिकेशन, यदि किसी भी दो ऑर्गन के बीच अबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है या अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, तो उसको अपन फिस्टुला नाम दिया गया है। फिस्टुला किसे कहते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जब रेक्टम और वेजाइना के बीच फिस्टुला बन जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला बोलते हैं। तो जो रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला बन जाता है, इसका अपन को पता कैसे चलता है, इसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए एक प्रोसीजर किया जाता है, और प्रोसीजर का नाम होता है कोल्डोस्कोपी। ओके फ्रेंड्स, कोल्डोस्कोपी आपने नाम सुना होगा। कोल्डोस्कोपी होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कोल्डोस्कोपी होता क्या है। Examination of viscera of female pelvic cavity after introduction of an endoscope through the wall of posterior fornix of vagina called कोल्डोस्कोपी। ये इसकी डेफिनेशन है। इसका मीन्स ये होता है कि जो वेजाइना है, वेजाइना का जो पोस्टीरियर फोर्निक्स होता है, पीछे वाला जो फोर्निक्स, पीछे वाला जो पार्ट जो ट्रायंगल शेप का होता है, जो पोस्टीरियर फोर्निक्स होता है, इस पोस्टीरियर फोर्निक्स से अपन एक एंडोस्कोप यानी प्रोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उस एंडोस्कोप का अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इंट्रोड्यूस करवा के वहां की जो विसेरा होती है उसको एग्जामाइन किया जाता है, और एग्जामिनेशन से अपने को पता चलता है कि ये यहाँ पे अबनॉर्मल कम्युनिकेशन है या नहीं है। बिकॉज अपन को पता कैसे चलेगा, अपन ने वेजाइना के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वहां पे यूरेथ्रा के कोई कंटेंट मिलते हैं उस विसेरा पे, या फिर अबनॉर्मल विसेरा वहां पे दिखाई देती है, तो उसका मीन्स है यहाँ पे अबनॉर्मल कम्युनिकेशन है, अबनॉर्मल ओपनिंग है, तो वहां पे फिस्टुला प्रेजेंट है। और यदि इस तरह का नहीं दिखाई देता है तो इसका मीन्स है यहाँ पे फिस्टुला नहीं बना है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे वेजाइना की स्ट्रक्चर के बारे में, कि वेजाइना की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो जो वेजाइना की स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने इमेज में पिछली वीडियो के अंदर भी देखा था, मैंने एक डायग्राम से समझाया था आपको कि वेजाइना कैसा होता है, क्लास सेकंड के अंदर, ओबीजी की क्लास सेकंड के अंदर डायग्राम से समझा था कि 3 लेयर होती है इसकी वेजाइना की, एक आउटर, एक मिडल, एक इनर। आउटर, मिडल और इनर 3 लेयर होती है इसकी। जो आउटर लेयर होती है वो एरियोलर टिश्यू की बनी होती है।
किसकी बनी होती है? एरियोलर टिश्यू की बनी होती है। ओके फ्रेंड्स, और जो एरियोलर टिश्यू होते हैं इसकी बनी होती है, इसीलिए इसको अपन एडवेंटेशिया भी बोलते हैं। जो आउटर लेयर होती है इसका दूसरा नाम है एडवेंटेशिया। और जो मिडल लेयर होती है, जो यहाँ पे मीनिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, जो मिडल लेयर है वो मिडल लेयर किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल की बनी होती है, इसलिए इसको अपन मस्कुलर लेयर भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो इनर लेयर होती है वो स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? देखो एपिथेलियम क्या होता है? एपिथेलियम एक की स्किन के ऊपर जो इनर जो लेयर होती है अपनी, इनर लेयर के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको अपन एपिथेलियम बोलते हैं। और हर जगह हर किसी ऑर्गन की अलग अलग एपिथेलियम की क्वालिटी होती है। वहां पे एपिथेलियम कई तरह की होती है, मोस्टली 4 तरह की होती है। इसके लिए अपन एक डिफरेंट लेक्चर बनाएंगे, अलग से लेक्चर बना के आपको एपिथेलियम में पढ़ाऊंगा। एपिथेलियम एक तरह की टिश्यू होते हैं, टिश्यू की स्ट्रक्चर बनी होती है। तो वो अलग अलग तरीके से 4 तरह के जो एपिथेलियम होती है, और अलग अलग ऑर्गन के अंदर अलग अलग तरह की एपिथेलियम पाई जाती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग इनके फंक्शंस होते हैं। तो जो इनर लेयर होती है वो स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। फिर अपन बात करेंगे वेजाइना के फंक्शंस की बात करेंगे। तो इसके मेनली तीन फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में अपने को पढ़ना जरूरी होता है। एक्ट एज रिसेप्टेबल फॉर पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। एक तो जो इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है वेजाइना का, वो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में। जब एक मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम जो वेजाइना होती है वो मेल के पेनिस के लिए रिसेप्टेबल का काम करती है। रिसेप्टेबल क्या होता है? रिसेप्टेबल यानी किसी को स्वीकार करना, किसी को प्राप्त करना। तो जो ये करती क्या है, वेजाइना क्या करती है, जो मेल का पेनिस होता है उसको रिसेप्टेबल का काम करती है, यानी उसको अपने अंदर लेती है। फिर अपन बात करते हैं प्रोवाइड वे फॉर बर्थ बेबी। जब चाइल्ड बर्थ के दौरान वेजाइना क्या करती है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है बेबी को। यानी जब बेबी होता है वो होता कहाँ पे है? यूट्रस के अंदर पल रहा होता है, और यूट्रस से उसको जब आउटर वर्ल्ड में जाना होता है, तो आउटर वर्ल्ड में जाने के लिए जब यूट्रस और जो आउटर वर्ल्ड है उसके बीच जो ऑर्गन होता है वो होता है वेजाइना। तो जो वेजाइनल कैनाल है इसके थ्रू होके वो बेबी है वो आउटर वर्ल्ड के अंदर आता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक इसका फंक्शन ये है कि बेबी को ये आउटर वर्ल्ड में आने के लिए वे प्रोवाइड करती है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 की बात करें तो प्रोवाइड चैनल फॉर यूट्राइन सिक्रीशन एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो। ओके फ्रेंड्स, जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो उस टाइम ये करता क्या है, वेजाइना क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन तो होता कहां से है? जब यूट्रस की एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है, यानी एक 28 डेज के बाद एक मेंस्ट्रुएशन के दौरान जब वो कोई खराब ब्लड होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है वो शेड ऑफ होती है, बाहर निकलती है। तो बाहर निकलने के लिए उसको एक चैनल की जरूरत होती है यूट्रस से आने के लिए, और उस चैनल को प्रोवाइड करती है वेजाइना। ओके फ्रेंड्स, यानी वेजाइना के थ्रू होके ही वो बाहर आता है। या फिर अपन बात करते हैं कि यूट्रस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सिक्रीशन है, या फिर सर्विक्स से कोई सिक्रीशन है, यूट्रस का ही सबसे नीचे वाले पार्ट को अपन सर्विक्स बोलते हैं, जो आगे यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे अभी तब समझेंगे कि जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स से कुछ सिक्रीशन प्रोवाइड करता है सर्विक्स, और वो सिक्रीशन भी यदि बाहर आएगा तो उसको भी एक चैनल की जरूरत होती है, और तो उसके लिए भी वेजाइना क्या करती है, एक चैनल प्रोवाइड करती है। तो इसके मोस्टली 3 काम हो गए। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये पेनिस को रिसेप्टेबल का काम करती है। नंबर 2, बेबी को बर्थ के दौरान वे प्रोवाइड करती है। और नंबर 3 की अपन बात करें तो जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो और जो सर्विक्स का जो सिक्रीशन होता है उसको बाहर निकालने के लिए चैनल प्रोवाइड करती है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे यूट्रस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, यूट्रस के अंदर यदि यूट्रस के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस स्ट्रक्चर से अपन समझेंगे कि ये यूट्रस की स्ट्रक्चर है, और यूट्रस की जो नीचे नीचे वाला पार्ट है वो सर्विक्स है, जो एक यूट्रस का ही पार्ट होता है। इसके जस्ट ऊपर ही ऊपर एक डोम शेप्ड पार्ट होता है जिसको अपन फंडस बोलते हैं, ये फंडस है। और जो बीच वाला पार्ट है इसको अपन यूट्राइन बॉडी बोलते हैं। और फिर अपन यूट्रस की 3 लेयर की बात करेंगे। यूट्रस की भी 3 लेयर होती है। जो अंदर ही अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम होती है, जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान हर पास सिलोप होती है। फिर अपन बात करते हैं सबसे जो मोटी लेयर होती है, सबसे थिक लेयर होती है, वो होती है मायोमेट्रियम। क्योंकि ये मसल्स की बनी होती है तो बीच में मायोमेट्रियम है जो एक अलग कलर से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। फिर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो होती है पेरीमेट्रियम। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन यूट्रस से दोनों साइड में 2 आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये दोनों यूट्राइन ट्यूब होती है जिनको अपन फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और जो यूट्रस है इसके जस्ट नीचे वाली साइड में क्या है, वेजाइना है, जिसको अपन पढ़ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स,
अब अपन नंबर 2 यूट्रस के बारे में ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, आवाज शायद कम आ रही हो। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करेंगे यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसको होलो मस्कुलर क्यों बोला गया है? होलो यानी एक बड़ा और अंदर से खोखला। यदि कोई खोखली कोई चीज होती है अंदर से तो उसको अपन होलो बोलते हैं। तो इसके बीच में स्पेस होता है जो एक बेबी को ग्रोथ करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है। ओके फ्रेंड्स, तो एक होलो मस्कुलर ऑर्गन क्यों बोला गया इसको? ये मस्कुलर लेयर का बना होता है, या फिर इसके अंदर जो सबसे मोटी लेयर होती है, सबसे थिक लेयर होती है, वो मसल्स की होती है, इसलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन बोला गया है। और लाई इन पेल्विक कैविटी, और जो कहाँ स्टेब्लिश होता है? ये पेल्विक कैविटी के अंदर स्टेब्लिश होता है। और जो ब्लेडर और रेक्टम के बीच में ही स्टेब्लिश होता है, जहां पे वेजाइना स्टेब्लिश होती है, यानी वेजाइना से जस्ट ऊपर वाली साइड में होता है। इसलिए इसके फ्रंट के अंदर ब्लेडर होता है और इसके बैक साइड के अंदर रेक्टम होती है। ये इसका पोजीशन होती है। फिर अपन इसकी शेप की बात करेंगे कि यूट्रस की शेप कैसी होता है। तो ये पायरिफॉर्म शेप का होता है। ओके फ्रेंड्स, जिसको अपन पियर शेप भी बोलते हैं, यानी पायरिफॉर्म शेप का होता है यूट्रस। किसका? जब वो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल हो उसकी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। यानी यदि प्रेग्नेंट फीमेल होती है तो उसका जो यूट्रस होता है उसकी शेप में कुछ चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू उसका ट्राइमेस्टर। जैसे जैसे ट्राइमेस्टर चेंज होते हैं, उसके मंथ चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यूट्रस की जो शेप होती है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की चेंज होती रहती है। तो अपन यहाँ पे पायरिफॉर्म शेप की बात कर रहे हैं, जो पियर शेप की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्या है? नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की बात कर रहे हैं। फिर अपन इसकी पोजीशन की बात करेंगे कि इसकी पोजीशन कैसी होती है। तो जो यूट्रस की पोजीशन होती है वो एंटीवर्जन होती है। एंटीवर्जन क्या होती है? लीन फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ झुकाव होता है इसका। और फिर एंटीफ्लेक्शन। एंटीफ्लेक्शन क्या होता है? बेंड फॉरवर्ड, यानी पीछे से मुड़ा हुआ रहता है, आगे की तरफ झुका हुआ रहता है, पीछे की तरफ थोड़ा सा बेंड होता है, यानी थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है। ये इसकी पोजीशन होती है। अब अपन बात करेंगे इसकी साइज की, कि जो यूट्रस है इसकी एग्जैक्ट साइज क्या होती है एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की। तो 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेमी, यानी 7.5 सेमी इसकी लेंथ होती है, 5 सेमी इसकी विड्थ होती है, और 2.5 सेमी इसकी थिकनेस होती है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन इसके वेट की बात करें कि इसका वजन कितना होता है। तो एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस का वेट 50 टू 60 ग्राम होता है, यानी ये 90 ग्राम तक भी हो सकता है, 100 ग्राम तक भी हो सकता है। बट यदि अपन एवरेज बात करें तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस का वेट 50 टू 60 ग्राम होता है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ पे यूट्रस के कुछ पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स की अपन बात करेंगे। यूट्रस के अलग अलग तरीके से 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 फंडस होता है, नंबर 2 बॉडी होता है, नंबर 3 होता है इस्थमस, और नंबर 4 होता है जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, सर्विक्स। इसके 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 फंडस, नंबर 2 बॉडी, नंबर 3 इस्थमस, और नंबर 4 सर्विक्स। और ये ऊपर से नीचे की तरफ इनकी लोकेशन होती है। सबसे ऊपर ही ऊपर होता है फंडस, डोम शेप्ड होता है ये। पार्ट ऑफ यूट्राइन बॉडी जस्ट अबोव ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये भी मैं आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर बता चुका हूं कि जहां से एक यूट्रस होता है, एक यूट्रस है, इस यूट्रस के दोनों साइड से जहां से फैलोपियन ट्यूब, जहां से फैलोपियन ट्यूब होती है, वो जहां से निकलती है, जहां से फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है, इस फैलोपियन ट्यूब के ओपनिंग से जस्ट ऊपर वाली साइड में जो पार्ट बचा हुआ पार्ट होता है, उस पार्ट को अपन बोलते हैं डोम शेप्ड होता है। एक तरह से डोम शेप्ड क्यों होता है? इस तरीके की उसकी डोम के टाइप की शेप होती है, तो उस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं फंडस। ओके फ्रेंड्स, फिर जो फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग से जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है, जो एक लार्ज एरिया होता है जहां पे जो फिटस होता है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, जहां पे इम्प्लांट होता है फिटस का, उसको अपन क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। ये एक तरह से लार्ज सेंट्रल पोर्शन होता है यूट्रस का। यूट्रस का लार्ज पोर्शन होता है सबसे पहली बात तो। दूसरा सेंट्रल पोर्शन होता है, यानी इसके यूट्रस के सेंटर में होता है ये। फिर अपन इसकी साइज की बात करें तो जो बॉडी होता है ये 5 सेमी का होता है, यानी 5 सेमी लॉन्ग होता है। और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्लीट जो यूट्रस की लेंथ होती है वो 7.5 होती है, और उस 7.5 में से 5 सेमी अकेला पार्ट, यानी सिर्फ 5 सेमी पार्ट को अकेला बॉडी कवर करता है, और बचा कितना? 2.5 सेमी। इस 2.5 सेमी के अंदर 3 पार्ट होते हैं, फंडस, इस्थमस एंड सर्विक्स। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे इंटरनल ट्रायंगुलर। यदि इसका इंटरनल जो ट्रायंगुलर शेप बनता है, बॉडी होती है, वो बॉडी क्या होती है? डोम शेप पार्ट इस तरीके से होता है,
फिर ऊपर से आके जाके इस तरह से ट्रायंगुलर शेप का पार्ट बनता है, और नीचे से जाके जैसे जैसे नेरो होता जाता है, जिस जगह पर नेरो होता है उस पार्ट को इस्थमस बोलते हैं, और जहां से कैनाल नेरो होकर नीचे चली जाती है और वहां से वेजाइना से कनेक्ट होती है, उस पार्ट को अपन सर्विक्स बोलते हैं। इस तरीके से होता है। जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, इस पार्ट को अपन यहाँ पे फंडस बोलते हैं, और फिर यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप बनती है, यानी त्रिकोणाकार शेप बनती है, उस पार्ट को अपन बॉडी बोलते हैं। और जस्ट इसके नीचे जहां से ये नेरो हुआ है, उस पार्ट को अपन इस्थमस बोलते हैं, और उसके जस्ट नीचे वाला एक नेरो कैनाल बनती है, उसको अपन सर्विक्स बोलता है। और जो सर्विक्स होता है वो नीचे वेजाइना से कनेक्ट होता है, और वेजाइना की ओपनिंग होती है वो बाहर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर ओपनिंग होती है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं, जो ट्रायंगुलर शेप का जो एरिया है वो 6 to 7 सेमी होता है। जो यूट्राइन केविटी होती है कंप्लीट, इस यूट्राइन केविटी का डायमीटर की अपन बात करें तो ये 6 to 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, जो ट्रायंगुलर सरफेस का जो एरिया बनता है। फिर अपन नंबर 3 पार्ट की बात करेंगे। जो नंबर 3 पार्ट है इसको अपन बोलते हैं इस्थमस। ये नेरोविंग ऑफ बॉडी ऑफ द यूट्रस जस्ट अबव द सर्विक्स। जो मैंने पहले आपको बताया है कि जो सर्विक्स है, उस सर्विक्स के स्टार्ट होने से जस्ट पहले और जहां से बॉडी नेरो होती है, उस वाले पार्ट को अपन इस्थमस बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, शायद समझ में आ गया होगा कि जैसे बॉडी है, बॉडी जैसे सबसे पहले नीचे ट्रायंगुलर सरफेस एरिया बनाएगी, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनेगी, और नीचे जाके ये नेरो होगा। जिस जगह पर नेरो होता है उस पार्ट को अपन इस्थमस बोलते हैं, और नेरो होने के बाद सर्विक्स स्टार्ट हो जाता है। तो सर्विक्स स्टार्ट होने से पहले और जो बॉडी है उसके नेरो होने से पहले जस्ट नेरो होती है, उस टाइम उस पार्ट को अपन इस्थमस बोलते हैं। 0.5 सेमी लॉन्ग, बहुत ही छोटा पार्ट होता है ये, 0.5 सेमी इसकी लेंथ होती है। सिचुएटेड बिटवीन बॉडी एंड सर्विक्स, बॉडी और सर्विक्स के बीच में सिचुएटेड होता है। इट इज लिमिटेड अबोव बाय एनाटॉमिकल इंटरनल ओस। ओस मींस माउथ लाइक ओपनिंग। ओस किसको बोलते हैं? ओस सर्विक्स के होते हैं, इंटरनल ओस एंड जो एक्सटर्नल ओस। जो सर्विक्स है, सर्विक्स जहां से बॉडी के बाद इस्थमस, इस्थमस के बाद जहां से सर्विक्स स्टार्ट होता है, उस सर्विक्स का जो स्टार्टिंग का पोर्शन है उसको अपन इंटरनल ओस बोलते हैं, और जहां से सर्विक्स वेजाइना से कनेक्ट होता है उस पार्ट को अपन एक्सटर्नल ओस बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो इट इज लिमिटेड अबोव बाय एनाटॉमिकल इंटरनल ओस, जो एनाटॉमिकली जो इंटरनल ओस है वहां तक होता है, यानी उससे आगे क्या होता है? इस्थमस रहता है। इस्थमस के बाद क्या रहता है? जो इंटरनल ओस स्टार्ट होता है, फिर सर्विक्स स्टार्ट होता है। मान लीजिए ऊपर ये फंडस है, फंडस के बाद क्या आएगा? बॉडी आएगा, बॉडी के बाद इस्थमस होगा, और इस्थमस के बाद क्या होगा? सर्विक्स होगा। बट सर्विक्स और इस्थमस के बीच में इंटरनल ओस होता है, तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लिमिटेड कहां तक होता है? ये वहां तक होता है जहां तक इंटरनल ओस होता है, क्योंकि इंटरनल ओस जहां से स्टार्ट होगा उसी जगह से वो सर्विक्स स्टार्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ओस क्या होता है? माउथ लाइक ओपनिंग होती है, एंड एल्बो व्यू द हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस, यानी एनाटॉमिकल और हिस्टोलॉजिकल जो ओस होता है उस ओस तक ही ये लिमिटेड रहता है। उसके बाद क्या होता है? सर्विक्स स्टार्ट हो जाता है। फिर अपन नंबर 4 पार्ट की बात करेंगे। जो नंबर 4 है वो है सर्विक्स। यूट्रस के पार्ट 4 है सर्विक्स। सर्विक्स की बात करेंगे तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2.5 सेमी। ओके फ्रेंड्स, ये 2.5 सेमी लंबा होता है। इंफीरियर नेरो ट्यूब लाइक पोर्शन, इंफीरियर किसके? यूट्रस के। जो यूट्रस का सबसे इंफीरियर यानी सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है सर्विक्स, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी लेंथ होती है 2.5 सेमी। ओके फ्रेंड्स, which provide या सॉरी which protrude into vagina। protrude यानी क्या होता है? किसी अदर ऑर्गन में धंसना। प्रोट्रूड होना यानी उस दूसरे ऑर्गन के अंदर चला जाना। तो जो सर्विक्स है वो प्रोट्रूड हो जाता है किसमें? वेजाइना में। क्योंकि जो सर्विक्स होता है उस सर्विक्स बहुत ही नेरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उससे वेजाइना की जो डायमीटर होता है थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए उसके अंदर प्रोट्रूड हो जाती है, यानी उसके अंदर चला जाता है। कुछ सर्विक्स बाहर रहता है, कुछ सर्विक्स होता है वो वेजाइना के जो इंटरनल वाला पार्ट होता है वेजाइना का, उसके अंदर वाली साइड में घस जाता है, यानी प्रोट्रूड हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, इट एक्सटेंड फ्रॉम इस्थमस और इंटरनल ओस एंड एंड एट एक्सटर्नल ओस ऑफ सर्विक्स। यानी ये स्टार्ट कहां से होता है सर्विक्स? एक तो इस्थमस से, इसके अपन पोजीशन बताए तो इस्थमस बता सकते हैं, यानी इस्थमस के बाद सर्विक्स स्टार्ट होता है। बट एक अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो इसको इस्थमस से बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं इंटरनल ओस से।
यानी इंटरनल ओस से स्टार्ट होता है और एक्सटर्नल ओस तक जाता है, या फिर इसकी लोकेशन बता सकता है वेजाइना तक जाता है। क्योंकि जो सर्विक्स है, सर्विक्स के इंटरनल अपन यूट्रस वाली साइड में देखें तो वहां होता है इस्थमस और इंटरनल ओस दोनों पार्ट, और यदि आउटर वाली साइड में देखें तो एक्सटर्नल ओस एंड वेजाइना दोनों होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इट मे बी टोर्न इन चाइल्ड बर्थ, बट जो सर्विक्स है ये जब चाइल्ड बर्थ होती है तो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो प्रीमी ग्रेविडा फीमेल होती है, प्रीमी ग्रेविडा कौन सी होती है, जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, जो फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई है, उस तरह की फीमेल्स के अंदर टोर्न हो जाता है, यानी चाइल्ड बर्थ के दौरान इसकी साइज बड़ी हो जाती है, वहां से थोड़ा रेप्चर टाइप का हो जाता है ये। यदि कोई अनप्रेग्नेंट फीमेल है या नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसके अंदर टोर्न हुआ नहीं मिलता है, तो जो सर्विक्स की साइज है वो छोटी होती है नॉन प्रेग्नेंट के अंदर। और जब भी कोई फीमेल है जो प्रीमी पेरा है, यानी एक बार बच्चे को जन्म दे चुकी है, तो उनके अंदर अपन बात करेंगे तो जो सर्विक्स की जो साइज है वो प्रीमी ग्रेविडा के कंपैरिजन में उसके अंदर बड़ी भी मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे जो सर्विक्स है वो कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करता है, कुछ सिक्रीशन प्रोवाइड करता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये 20 से 60 ml पर डे सर्वाइकल म्यूकस का सिक्रीशन करता है। जो सर्विक्स है, सर्विक्स का नाम सर्विक्स इसीलिए यहाँ पे पड़ा है क्योंकि ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है, इसलिए इसका नाम सर्विक्स निकाल दिया गया है। अदरवाइज तो ये सिर्फ इस्थमस का ही पार्ट है, इस्थमस के जैसा ही है, बट इस पार्ट को इस्थमस से अलग क्यों किया गया है? हो सकता है अपन यूट्रस के सिर्फ 3 ही पार्ट बना देते, बट इस्थमस से सर्विक्स को अलग इसीलिए किया गया है क्योंकि एक तो इसके इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस को डिफाइन करना था, सेकेंडली ये कुछ सिक्रीशन प्रोवाइड करता है, जो म्यूकस सिक्रीशन होता है, म्यूकस सर्वाइकल म्यूकस का सिक्रीशन करता है, इसलिए इसको अपन सर्विक्स बोलते हैं। और कितना करता है? 20 to 60 ml पर डे, यानी 20 से 60 ml पर डे सिक्रीशन प्रोवाइड करता है। और ये यूजेज क्या है इस सिक्रीशन का, क्यों करता है? तो जो ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है सर्वाइकल म्यूकस का, ये जब ओवुलेशन होता है फीमेल के अंदर, तो ओवुलेशन के दौरान ओवुलेशन को फेवरेबल बनाता है, यानी अच्छे से ओवुलेशन हो पाए, यानी एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि ओवुलेशन में हेल्प करता है ये। ओके फ्रेंड्स, एंड लेटर बिकम थिक, जब ओवुलेशन के टाइम में उसकी हेल्प करेगा, उसको फेवरेबल बनाएगा, आसानी से ओवुलेशन हो जाएगा। और ओवुलेशन के बाद जो म्यूकस है वो क्या करती है, वहां पे थिक यानी गाढ़ी होगी और एक प्लग बना लेगी वहां पे। ओके फ्रेंड्स, जो होती कैसी है, सर्वाइकल म्यूकस बहुत पतली जेल टाइप की सिक्रीशन होता है, बट ओवुलेशन के बाद क्या होता है, वहां पे ये गाढ़ी हो जाती है धीरे धीरे, यानी गाढ़ी होकर थिक हो जाती है, और थिक होकर वहां पे एक प्लग बना लेगी, यानी एक तरह से वहां पे उस सर्विक्स के ओपनिंग को वहां पे बंद कर देगी, और उसको अपन बोलेंगे सर्वाइकल प्लग। जो करता क्या वहां पे, एंट्री ऑफ स्पर्म को वहां पे रोकता है, यानी प्रिवेंट करता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन के बाद क्या होता है, ओवुलेशन के बाद अदर स्पर्म की एंट्री को वहां पे रोक देता है, यानी बार बार वहां पे स्पर्म का अंदर एंट्री ना हो, क्योंकि एक बार ओवुलेशन हो गया है तो दोबारा ओवुलेशन नेक्स्ट मंथ में होगा, तब तक किसी स्पर्म की एंट्री ना हो वहां पे, या फिर ओवुलेशन होने के दौरान वहां पे अदर जो स्पर्म है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो वहां पे एंट्री ना हो, इसलिए वहां पे गाढ़ा प्लग बन जाता है। जो क्या होता है, जब प्रेग्नेंट फीमेल होती है, जब बेबी बर्थ होता है तो उस टाइम वो सर्वाइकल प्लग बाहर आता है, जो एक लेबर के अंदर एक स्टेज के अंदर अपन सर्वाइकल प्लग के बाहर आने को भी अपन वहां पे पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन बात करेंगे यूट्रस की स्ट्रक्चर के बारे में। यूट्रस है, यूट्रस की भी 3 लेयर होती है, जो आपको मैंने अभी डायग्राम के अंदर बताया था। तो उसके अंदर देखा था, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको अपन पेरीमेट्रियम बोलते हैं, जो बीच वाली लेयर होती है, जो मस्कुलर लेयर होती है, स्मूथ मसल की बनी होती है, उसको अपन मायोमेट्रियम बोलते हैं, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ओके फ्रेंड्स, उसको अपन एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब अपन बात करेंगे जो पेरीमेट्रियम को पढ़ते हैं, सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे पहले तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, और जो सीरस की बनी होती है, सीरस यानी पेरिटोनियम की बनी होती है, एक तरह से पेरिटोनियम कोट होता है यूट्रस के ऊपर। यूट्रस की सबसे आउटर लेयर होती है उसको अपन पेरीमेट्रियम बोलते हैं, ये सीरस की बनी होती है, और सीरस को अपन पेरिटोनियम भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि अपन पेरीमेट्रियम के यदि एंटीरियरली अपन बात करें तो एंटीरियरली इट इज, यानी एंटीरियरली इट लाई ओवर द फंडस, यदि एंटीरियरली से सामने से फ्रंट से अपन बात करें तो लाई ओवर द फंडस एंड बॉडी, तो जो फंडस और बॉडी वाला एरिया है, जो ऊपर वाला एरिया है, उसको कवर करती है
where it is folded back on the upper surface of urinary bladder to form versiculo-uterine pouch। देखो यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि यदि अपन एंटीरियरली बात करें, जैसे ये यूटरस है, इस यूटरस के क्या एंटीरियरली तो पेरीमेट्रियम क्या करती है, यहाँ पे इसको कवर करके एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और पोस्टीरियरली क्या करती है, ये पोस्टीरियरली भी एक वहां पे फोल्ड स्ट्रक्चर बनाती है, और जो ब्लेडर होता है यूरिनरी ब्लेडर, उस यूरिनरी ब्लेडर से क्या करता है, पीछे एक फोल्ड बनाता है यूरिनरी ब्लेडर के साथ मिलके, और उसको अपन बोलते हैं वर्सिको यूट्राइन पाउच। वर्सिको क्यों बोला गया है यहाँ पे, इसको अपने वेसिको भी बोलते हैं, कई जगह वर्सिको लिखा होता है, कई जगह वेसिको बोला जाता है। तो वेसिको यानी क्या होता है, ब्लेडर, और जो यूट्राइन यानी यूट्रस। जो यूट्रस और ब्लेडर दोनों के बीच में पाउच बनता है, यानी स्पेस प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर कुछ फ्लूइड भी भरा होता है किसी कंडीशंस के अंदर, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो उसके बीच में क्या करता है, जो पेरीमेट्रियम है, इसका काम पेरीमेट्रियम का है। यहाँ पे पेरीमेट्रियम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो फोल्ड बनता है, जो पाउच बनता है यूट्रस और ब्लेडर के बीच में पोस्टीरियर साइड के अंदर, वो पेरीमेट्रियम बनाता है। ओके फ्रेंड्स, पोस्टीरियरली इट फोल्ड बैक ऑन द रेक्टम टू फॉर्म द रेक्टो यूट्राइन पाउच। ओके फ्रेंड्स, सॉरी इसके अंदर शायद आपने कुछ गलत सुना होगा कि जो वेसिको यूट्राइन पाउच बनता है वो फ्रंट के अंदर बनता है, और जो रेक्टो यूट्राइन पाउच बनता है वो बैक में बनता है। ओके फ्रेंड्स, यानी फ्रंट के अंदर तो इसके ब्लेडर होता है और पीछे की साइड में इसके रेक्टम होता है। तो ब्लेडर से पेरीमेट्रियम क्या होगी, यूट्रस को कवर करके ब्लेडर के साथ मिलकर एक पाउच बनाती है फ्रंट के अंदर, जिसको अपने वेसिको यूट्राइन पाउच बोलते हैं। और जो पीछे वाली साइड में रेक्टम से मिलकर एक पाउच बनाती है, उस पाउच को अपन बोलते हैं रेक्टोवेजाइनल पाउच, या फिर रेक्टो यूट्राइन पाउच, सॉरी रेक्टो यूट्राइन पाउच बोलते हैं उसको, जिसका दूसरा नाम होता है पाउच ऑफ डगलस। इसको अपन पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेटरली इट फॉर्म डबल फोल्ड ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, और दोनों साइड में मिलके क्या कराती है, जो पेरिटोनियम है वो वहां पे डबल फोल्ड के ब्रॉड लिगामेंट बनाती है। ओके फ्रेंड्स, जो लिगामेंट्स होते हैं वो भी पेरिटोनियम के बने होते हैं यहाँ पे। तो जो दोनों साइड में तो क्या बनाएंगे, ब्रॉड लिगामेंट बनाएंगे, और जो पीछे वाली साइड के अंदर क्या बनाएंगे, रेक्टो यूट्राइन पाउच बनाएंगे, और जो फ्रंट के अंदर क्या बनाएंगे, वेसिको यूट्राइन पाउच बनाएंगे। ये सब स्ट्रक्चर क्यों डेवलप होती है, इनका मेन जो पर्पस होता है वो होता है यूट्रस को एक जगह स्टेब्लिश करना। अदरवाइज तो पेल्विक कैविटी के अंदर एक होलो स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर यूट्रस इधर से इधर वहां पे मूवमेंट कर सकता है। तो उस मूवमेंट के अंदर इसको एक ही जगह स्टेब्लिश करने के लिए ये चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है, जहां पे जकड़ा हुआ रहे, यानी दोनों साइड में तो लेटरली तो जो ब्रॉड लिगामेंट बनाता है, वो ब्रॉड लिगामेंट इसको एक जगह स्टेब्लिश रखते हैं, और जो दोनों साइड में पाउच होते हैं, वो पाउच एक तरह से इसको स्मूथली स्पेस प्रोवाइड करते हैं, यानी स्मूथली इसको इधर से इधर थोड़ी बहुत मूवमेंट भी कर पाए ये पाउच के कारण से। यानी वहां पे जो पाउच होंगे तो उनमें थोड़ा बहुत फ्लूइड बना रहता है, जिनके कारण से उसके ऊपर किसी प्रकार का कंप्रेशन होता है, तो वहां इंजरी नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे मायोमेट्रियम की। जो नंबर 2 लेयर है वो है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम की बात करेंगे, थिकेस्ट लेयर होती है, थिकेस्ट लेयर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर इन 3 लेयर, जो मस्कुलर लेयर की बनी होती है, और वहां पे किसके बने होते हैं, फाइबर्स मसल की बनी होती है। ये मसल्स होती है वहां पे, फाइबर्स मसल होती है, और 3 प्रकार की जो फाइबर्स मसल होते हैं, 3 लेयर के अंदर मसल्स होती है, एक लॉन्गिट्यूडाइनल, एक इंटरलेसिंग, एंड थर्ड होती है सर्कुलर फाइबर्स। 3 प्रकार के फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, और 3 प्रकार के फाइबर्स 1 बाय 1 3 लेयर के अंदर होते हैं, और तीनों लेयर में मिलकर एक मस्कुलर लेयर बनाते हैं। मान लो एक ये मस्कुलर लेयर है, इसके अंदर सबसे पहले लॉन्गिट्यूडाइनल फाइबर्स आएंगे, और उसके बाद में इंटरलेसिंग फाइबर आएंगे, और उसके बाद सर्कुलेसिंग फाइबर आएंगे। ये तीनों तरह के फाइबर्स 3 लेयर बनाते हैं मस्कुलर लेयर के अंदर। अपन इसको एग्जैक्ट ऐसे समझ सकते हैं कि जो मस्कुलर लेयर होती है उसकी भी 3 लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडाइनल मसल फाइबर लेयर, इंटरलेसिंग मसल फाइबर लेयर, और नंबर 3 होती है सर्कुलर फाइबर लेयर। ओके फ्रेंड्स, इट रेस्पॉन्ड टू ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग डिलीवरी एंड हेल्प टू एक्सपेक्ट द फीटस। इसका अपन एग्जैक्ट मींस अपन ऐसे समझेंगे, इसका यूजेज क्या है। तो जो मसल फाइबर है ये करते क्या है, जब डिलीवरी के दौरान अपन बॉडी के अंदर, जब फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करवाते हैं, या फिर वहां पे एक तो नेचुरली ऑक्सीटोसिन बनता है, एक डिलीवरी फास्ट करवाने के लिए अपन बाहर से ऑक्सीटोसिन देते हैं उसको। तो जो ऑक्सीटोसिन है वो जाके इस मसल फाइबर पे काम करता है, यानी एक तरह से जो ऑक्सीटोसिन है उसके लिए रेस्पॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। जब वो ऑक्सीटोसिन उसको मिलता है तो वहां से रेस्पॉन्स करके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है। जैसे ही इन मस्कुलर लेयर को
जो मसल फाइबर है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडाइनल इंटरलेसिंग एंड सर्कुलर मसल फाइबर, इनको वहां पे ऑक्सीटोसिन मिलता है। तो ये ऑक्सीटोसिन जो मिलता है उससे रेस्पॉन्ड करते हैं और वहां पे कॉन्ट्रेक्शन पैदा कर देते हैं, जिनके कारण से बेबी है वो एक्सपेल होता है बाहर। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे नंबर 3 लेयर की। जो अपनी नंबर 3 लेयर है वो है एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम की बात करें, द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लाइंस द यूट्रस। जब यूट्रस के इनर साइड वाली लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो एंडोमेट्रियम होती है वो यूट्रस के इनर साइड के अंदर लाइंग रहती है, विच कंसिस्ट ऑफ कोलमनर एपिथेलियम। जो किसकी बनी होती है, कोलमनर एपिथेलियम की बनी होती है। जैसे अपन ने वेजाइना के अंदर देखा था वो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम की बनी हुई थी, वैसे ही यहाँ पे किस तरह की होती है, कोलमनर एपिथेलियम की बनी होती है। और जो एंडोमेट्रियम है इसके भी 2 लेयर होती है। जैसे मस्कुलर लेयर की, जो मायोमेट्रियम की 3 लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडाइनल इंटरलेसिंग एंड सर्कुलर, उसी तरह से जो एंडोमेट्रियम है इसकी भी 2 लेयर होती है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे एंडोमेट्रियम को। ओके फ्रेंड्स, जो नंबर 3 है एंडोमेट्रियम, इस एंडोमेट्रियम को ढंग से अपन यहाँ पे पढ़ेंगे तो कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। जो एंडोमेट्रियम इसके 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक होती है स्ट्राटम फंक्शनलिस और दूसरी होती है स्ट्राटम बेजालिस। जो स्ट्राटम फंक्शनलिस होती है वो फंक्शनल लेयर होती है, और जो स्ट्राटम बेजालिस होती है वो बेजल लेयर होती है। इन दोनों का मीन्स क्या है कि स्ट्राटम फंक्शनलिस तो एनी टाइम वहां पे फंक्शन करती रहती है, और जो स्ट्राटम बेजालिस है वो हर टाइम क्या होती है, एंडोमेट्रियम जब शेड ऑफ होती है, जब मेंस्ट्रुएशन के दौरान एंडोमेट्रियम बाहर निकलती है तो वहां से कंप्लीट एंडोमेट्रियम बाहर नहीं आती है। एंडोमेट्रियम का एक पार्ट है, यानी एंडोमेट्रियम की 2 लेयर होती है, जिनमें से जो फंक्शनलिस जो लेयर है वो बाहर आ जाती है, और जो बेजालिस लेयर है वो अंदर ही रह जाती है। और जो बेजालिस लेयर अंदर रह के करती क्या है, वहां पे दोबारा एंडोमेट्रियम को ग्रोथ करवाती है वहां पे। यानी फिर 28 डेज के अंदर वहां पे एंडोमेट्रियम ग्रो करती है, फिर वापस शेड ऑफ हो जाती है। पर जो ग्रो करवाता कौन है, यानी एक तरह से एक पौधा होता है, उसको अपन ऊपर से काट देते हैं, उसके बाद उसकी जो जड़ें होती है वो दोबारा पौधा वहां पे डेवलप कर देती है, क्योंकि वहां पे उसकी क्या होती है, जड़ें होती है, उनको अपन बेसल बोलते हैं उसकी। तो इसी प्रकार से ये बेजालिस है। जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की 2 लेयर होती है, उनमें से जो अंदर वाली लेयर होती है, जो बिल्कुल इनर साइड वाली जो शेड ऑफ होती है, उसको अपन बोलते हैं स्ट्राटम फंक्शनलिस। यानी हर बार फंक्शन इसको करना होता है। देखो इस नाम से यहाँ पे पता चल रहा है फंक्शनलिस क्यों बोला गया है, क्योंकि जब भी दोबारा 28 डेज का टाइम होता है तब तक उसमें कई प्रकार के चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है स्ट्राटम फंक्शनलिस। तो ये लेयर क्या करती है, वहां पे स्ट्राटम फंक्शनलिस दोबारा उस एंडोमेट्रियम को ग्रो करवाती है, और जो स्ट्राटम बेजालिस है वो क्या करती है, दोबारा उसको ग्रो करवाने के लिए हेल्प करती है। जो स्ट्राटम फंक्शनलिस तो ग्रो करती है और स्ट्राटम बेजालिस वहां पे उसको ग्रो करवाती है, और फिर 28 डेज बाद में स्ट्राटम फंक्शनलिस शेड ऑफ हो जाती है, बाहर आ जाती है, और फिर वहां पे बेजालिस है वो दोबारा लेयर को थिक करती है। इन दोनों के बारे में अपन थ्योरी समझते हैं। इट रिप्रेजेंट, सबसे पहले देखते हैं स्ट्राटम फंक्शनलिस, जिसको अपन फंक्शनल लेयर बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स ऑन यूट्रस कैविटी एंड स्लोप ऑफ और शेड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जो मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान ये शेड ऑफ हो जाती है, स्लोप ऑफ हो जाती है। और जो स्ट्राटम बेजालिस है ये परमानेंट लेयर, ये परमानेंट लेयर है विच रीजनरेट न्यू स्ट्राटम फंक्शनलिस, जो दोबारा स्ट्राटम फंक्शनलिस लेयर को बनाती है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। यानी जब मेंस्ट्रुएशन आती है तो उसके बाद दोबारा उसको ग्रोथ करवाती है, यानी रीजनरेट करवाती है। अब अपन बात करेंगे फंक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस के फंक्शंस की यहाँ पे बात करेंगे। तो जो यूट्रस करता क्या है, एक तो जो इम्ब्रियो के लिए इम्प्लांटेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। यानी जब इम्ब्रियो कौन सा होता है, जब इम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवलिंग करके जब यूट्रस के अंदर आता है, और वहां पे फीटस डेवलप होने के लिए वहां पे जो इम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांट होता है, यानी यूट्रस की वाल में उसको एक जगह चिपकना होता है। और यूट्रस के एक वाल में चिपकने के बाद क्या होता है, जब जैसे फेलोपियन ट्यूब है वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्ब्रियो है वो वहां से ट्रेवल करता हुआ यूट्रस के अंदर आता है, और यूट्रस में आके यूट्रस की जो जितनी भी अंदर वाली वाल है उस वाल में से एक तरफ उसको चिपकना होता है, यानी उसके अंदर इम्प्लांट होना बोलते हैं उसको। यानी जो एंडोमेट्रियम, उस एंडोमेट्रियम में उसकी जड़ें धस जाएगी, उसके चिपक जाएगा। एक उसके अंदर कई प्रकार के फंक्शंस होते हैं, कई प्रकार के चेंजेस होते हैं, जिनके कारण से ऐसा होता है, जिनको अपन आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद उसके साथ चिपक जाता है वो, और चिपकने के बाद जो चिपकने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपन इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स,
तो जो इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर, उस इम्प्लांटेशन के लिए एम्ब्रियो को एक तरह से स्पेस प्रोवाइड करता है। फिर अपन बात करते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी हर बार मेंस्ट्रुएशन आती है तो उसको मेंटेन भी कौन करता है? यूट्रस करता है। फिर नंबर 3, जो फीटस होता है, जो इम्प्लांटेशन के बाद जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो फीटस में चेंज हो जाता है, और जो फीटस को 9 मंथ तक जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो न्यूट्रिशन वहां पे कौन प्रोवाइड करता है? यूट्रस प्रोवाइड करता है। ओके फ्रेंड्स, ड्यूरिंग लेबर एक्सपेल द फीटस, जब लेबर होती है, जब डिलीवरी होती है, तो लेबर के दौरान बच्चे को एक्सपेल करना यानी धकेलना, तो धकेलने का काम भी कौन करता है? बाहर निकालने का काम भी यूट्रस करता है। कैसे करता है? जब ऑक्सीटोसिन से यूट्रस की जो मस्कुलर फाइबर है, यानी यूट्रस की जो मसल लेयर है, जिसमें 3 प्रकार के मसल फाइबर होते हैं, लॉन्गिट्यूडाइनल, इंटरलेसिंग एंड सर्कुलर, ये तीनों प्रकार के मसल फाइबर वहां पे रेस्पॉन्स देते हैं ऑक्सीटोसिन से, और रेस्पॉन्स देने के बाद वहां पे कॉन्ट्रेक्शन होता है उसके अंदर, यूट्रस के अंदर, और कॉन्ट्रेक्शन से वो बेबी को बाहर एक्सपेल कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये काम हो गए। तो इसके 4 काम हो गए जिनको अपन दोबारा देखते हैं। एक, एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। नंबर 2, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेंटेन करता है। नंबर 3, वहां पे जो फीटस होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और नंबर 4, वहां पे जो फीटस है उसको एक्सपेल करने के अंदर हेल्प करता है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट कि फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, कैसे होती है। तो फेलोपियन ट्यूब को एक तो अपन यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है यूट्राइन ट्यूब। ओके फ्रेंड्स, और एक नाम और है, वो है इसको ओविडक्ट। काफी बार एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ओविडक्ट इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये ओवरी से कनेक्ट है, ओवरी से डक्टिंग है। यानी डक्ट क्या होता है? एक तरह से जब कोई भी ग्लैंड या ऑर्गन कोई सिक्रेशन छोड़ता है या सिक्रेशन प्रोवाइड करता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए जो डक्ट होता है, उसकी ओपनिंग होती है, उसको अपन डक्ट बोलते हैं, ओपनिंग को। और जो ओवरी की ओपनिंग है फेलोपियन ट्यूब है, इसीलिए इसको अपन ओविडक्ट बोला गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं और ओविडक्ट भी बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं, ये एक तरह से होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है। होलो सिलेंड्रिकल क्यों बोला गया? होलो यानी तो एक बड़ी ट्यूब है, मैंने बोला गया था कि एक बड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करने की कोई ट्यूब या फिर ऑर्गन, जिसको अपन बीच में एक स्पेस है जो छोड़ा जाता है अंदर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? होलो बोलते हैं। और सिलेंड्रिकल यानी सिलेंड्रिकल लाइक ट्यूब है, एक सिलेंड्रिकल के जैसे ट्यूब है, इसलिए इसको सिलेंड्रिकल लाइक बोलते हैं। तो जो लेंथ होती है, that extend from lateral angle of fundal end of uterus and terminate near the ovary। जो स्टार्ट कहां होती है? जो यूटरस का लेटरल एंगल, लेटरल एंगल कौन सा? साइड वाला एंगल, जो साइड वाली वाल्स होती है वहां से ये स्टार्ट होती है, और कहां तक एक्सटेंड होती है? ओवरी तक, और ओवरी तक जाके टर्मिनेट होती है, यानी ओवरी तक जाती है। यूटरस के अपन देखा था इमेज के अंदर, अपन ने स्ट्रक्चर में भी देखा था, तो उस डायग्राम में देखा था कि यूटरस है, यूटरस की जो साइड वाली लेटरल वाल है, उस लेटरल वाल से वहां से स्टार्ट होती है फेलोपियन ट्यूब, और वो कहां तक जाती है? ओवरी तक जाती है। ओके फ्रेंड्स, यानी जो यूटरस की लेटरल वाल से स्टार्ट होती है और ओवरी तक जाती है, टर्मिनेट होती है, या फिर वहां पे एंड होती है। अब अपन बात करते हैं इसके काम यानी इसके फंक्शंस वगैरह की बात करें, तो इट कन्वे द ओवम एंड जाइगोट। ओवम एंड जाइगोट यानी फर्टिलाइज्ड ओवम। एक साइड से ओवरी से क्या होता है? ओवम आता है, और जो यूट्रस से इधर से जाता है स्पर्म। ओवम और स्पर्म दोनों ट्रेवलिंग करके फिलोपियन ट्यूब के सेंट्रल पोर्शन में चले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब ओवरी वाली साइड से ओवम आता है और इधर वाली साइड से स्पर्म आते हैं, और दोनों जाके वहां पे क्या होते हैं? फर्टिलाइज हो जाते हैं, यानी भी फर्टिलाइज्ड ओवम को फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस एंड स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म फ्रॉम यूट्रस टुवर्ड द ओवरी। स्पर्म को तो क्या करता है? वहां से यूट्रस से ओवरी में लेके जाता है, और ओवम को ओवरी से यूट्रस के अंदर लेके जाता है। तो इन सबको कन्वे करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है क्या? फेलोपियन ट्यूब। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो भी फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। ईच लाइज इन सुपीरियर बोर्डर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। अपन ने देखा था कि जो यूट्रस है, यूट्रस फ्रंट साइड में क्या बनाता है? यूट्रस के जो ब्लेडर के साथ मिलके वेसिको यूट्राइन पाउच बनाता है, और पीछे वाली साइड के अंदर पेरीमेट्रियम मिलके क्या बनाती है? जो रेक्टो
यानी रेक्टम के साथ मिलके रेक्टो यूट्राइन पाउच बनाती है, और दोनों साइड में क्या बनाती है, ब्रॉड लिगामेंट बनाती है जो इसको स्टेबलाइज रखते हैं। तो जो ये फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब भी क्या करती है, जो ब्रॉड लिगामेंट है, इस ब्रॉड लिगामेंट के जो लेटरल फोल्ड होते हैं पेरिटोनियम के, पेरीमेट्रियम के, यानी पेरीमेट्रियम के जो लेटरल फोल्ड्स होते हैं, लेटरल फोल्ड कैसे बनाए थे, जो ब्रॉड लिगामेंट है उसको लेटरल फोल्ड्स बोलते हैं। यानी जो पेरीमेट्रियम यूट्रस की बाहरी बाहर वाली लेयर है, जो दोनों साइड में लेटरल वाल के ऊपर क्या बनाती है, ब्रॉड लिगामेंट बनाती है, और वो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेटरल साइड में होते हैं, इसीलिए इसको पेरीमेट्रियम की फोल्ड्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो यूट्रस के दोनों साइड में ब्रॉड लिगामेंट होते हैं, उनके द्वारा स्टेब्लिश रहते हैं फेलोपियन ट्यूब। जो ब्रॉड लिगामेंट है यही यूट्रस को स्टेबलाइज रखते हैं, और ये क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को वहां पे स्टेबलाइज रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं इट हैज टू ओपनिंग। जो फेलोपियन ट्यूब है इसकी दो ओपनिंग होती है, एक तो होती है यूट्राइन ओपनिंग और एक होती है पेल्विक ओपनिंग। जो यूट्राइन ओपनिंग होती है वो 1 mm की होती है, इसका डायमीटर की अपन बात करें तो यूट्राइन ओपनिंग 1 mm की होती है, जो यूट्रस के अंदर ओपनिंग होती है, और जो पेल्विक ओपनिंग होती है वो पेल्विक कैविटी में होती है, जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, वो 2 mm की होती है। इसका डायमीटर कितना होता है, 2 mm का होता है। तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो यूट्रस वाली साइड से नैरो होती है, और उसकी डबल यानी उससे जस्ट डबल होती है, 2 mm डायमीटर की होती है, जो पेल्विक या फिर एब्डोमेन कैविटी वाली साइड में। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपन आगे। अब अपन समझेंगे फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स के बारे में, कि फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नंबर 1 इंटरस्टिशियल पार्ट, जिसको अपन इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो इंटरस्टिशियल पार्ट है जिसको अपन इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं। नंबर 2 होता है इस्थमस, नंबर 3 होता है एम्पुला, नंबर 4 होता है इनफंडिबुलम विथ फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया क्यों बोलते हैं, ये एक ओवरी का पार्ट है, बट ये इसके साथ इनफंडिबुलम के साथ ही जुड़ा रहता है, इसलिए इसको फोर्थ पार्ट को अपन इनफंडिबुलम विथ फिम्ब्रिया बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब अपन नंबर 1 जो इंटरस्टिशियल पार्ट है जिसको अपन इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लाइंग इनटू यूट्राइन वाल, ये क्या होता है, यूट्राइन वाल के ऊपर लाइन होता है, यानी यूट्राइन की जो वाल होती है यूट्रस की, उस जस्ट वाल के ऊपर ही लगा रहता है, उस वाल के अंदर अंदर वाला पार्ट ही होता है इंटरस्टिशियल। इसके अपन लेंथ की बात करें तो 1.25 सेमी इसकी लेंथ होती है, इसका डायमीटर होता है 1 mm, यानी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। जो 4 पार्ट होते हैं इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है इंटरस्टिशियल, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, और इसकी लेंथ होती है सिर्फ 1.25 सेमी। ओके, फिर अपन बात करेंगे इस्थमस की। जो इस्थमस होता है ये यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब को कनेक्ट करता है। इस्थमस कौन सा होता है, जो यूट्राइन ट्यूब है उसको किससे कनेक्ट करता है, यूट्रस से। जब एक तो यूट्रस वाला पार्ट हो गया, जैसे ये यूट्रस है, यूट्रस की जो 3 लेयर होती है, इन तीनों लेयर के बीच, यानी यूट्रस से जो ओपनिंग होनी है, बट इन तीनों लेयर के बीच वाला जो पार्ट होता है यही तक जो सीमित रहता है, उस पार्ट को अपन इंटरस्टिशियल बोलते हैं। और जब यूट्रस से बाहर निकलते हैं, यानी यूट्रस से जो कनेक्ट होके, और जो इधर वो साइड वाली जो फेलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट है, इसको कनेक्ट करने वाले जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं इस्थमस। इसकी लेंथ होती है 2.3 सेमी, और इसका डायमीटर होता है 2 mm। यानी जैसे जैसे इससे इधर जाता जाएगा, इसकी जो विड्थ साइज का जो डायमीटर है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। नंबर 3 है एम्पुला। जो एम्पुला है वो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे ज्यादा डायमीटर होता है इसका, और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। सबसे ज्यादा वाइडेस्ट भी है और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट भी है, इसीलिए इसी जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, यानी यूट्रस वाली साइड से स्पर्म आ गया, और जो ओवरी वाली साइड से क्या आ गया, ओवम आ गया, और दोनों आके यहाँ पे जब मिलते हैं तो यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन इसी जगह क्यों होता है, क्योंकि ये सबसे वाइडेस्ट एंड सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। अब इसकी लेंथ की अपन बात करें तो 6 सेमी लेंथ होती है, यानी उनसे कितना ज्यादा बड़ा है। और इसके डायमीटर की बात करें तो 2 mm इसका डायमीटर होता है। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 होता है इनफंडिबुलम विथ फिम्ब्रिया। जो नंबर 4 पार्ट होता है इनफंडिबुलम विथ फिम्ब्रिया, ये फुनेल शेप होती है। फुनेल शेप किसको बोलते हैं, फुनेल यानी होता है कटोरी। कटोरी के जैसे जैसे एक रिसेप्टेबल का काम करे, इस तरीके की शेप होती है, इसको बोलते हैं फुनेल शेप। यानी जो भी चीज आए उसको एक्सेप्ट कर ले, इसको बोलते हैं फुनेल शेप। तो कटोरी के आकार का जैसे फुनेल शेप होती है, ओपनिंग एट लेटरल एंड ऑफ यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब का जो लेटरल एंड होता है, उस लेटरल एंड के ऊपर क्या होता है, इसका ओपनिंग रहती है, फुनेल शेप ओपनिंग रहती है। और इस फुनेल शेप ओपनिंग के ऊपर जैसे फिंगर होती है ना, फिंगर लाइक 20 से 25
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको अपन फिम्ब्रिया बोलते हैं, इस तरीके से रहती है। जैसे एक फेलोपियन ट्यूब होती है, वो इस तरीके से जाती है एक साइड से और इस तरीके से जाके एक फुनेल से जगह बनाती है। इस फुनेल शेप के अंदर जैसे ये 5 फिंगर है, उसी तरह से यहाँ से 20 से 25 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो वहां पे ओवम को या फिर ओवरी को पकड़े हुए रहते हैं, इस तरीके से दिखाई देता है वहां पे। ओके फ्रेंड्स, ये क्या होता है, यूट्राइन ट्यूब के लेटरल वाल पे होता है। यानी जो लेटरल वाल कौन सी होती है, जो साइड वाला पार्ट होता है उसको अपन लेटरल पार्ट बोलते हैं, यानी लेटरल वाल बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं इसकी लेंथ की। तो इसकी लेंथ 1.25 सेमी होती है और इसका डायमीटर होता है 6 mm। यानी सबसे ज्यादा डायमीटर कहां पे होता है, इनफंडिबुलम का होता है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब अपन बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर के बारे में कि फेलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसकी भी 3 लेयर होती है फेलोपियन ट्यूब की भी। जो आउटर लेयर होती है, एक मिडल लेयर होती है, एक होती है इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो सीरस मेम्ब्रेन की बनी होती है। ओके फ्रेंड्स, और सीरस मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, सीरस मेम्ब्रेन को अपन पेरिटोनियम के फोल्ड भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे पेरिटोनियम के फोल्ड कौन से हो गए, जो ब्रॉड लिगामेंट है जिनको अपन पेरिटोनियम के फोल्ड बोलते हैं। तो जो ब्रॉड लिगामेंट के ऊपर जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं सीरस मेम्ब्रेन। तो जो आउटर लेयर होती है वो सीरस मेम्ब्रेन की बनी होती है, जो मिडल लेयर होती है वो मस्कुलर लेयर होती है। पर जब यूट्रस है तो यूट्रस के अंदर तीन, जो मस्कुलर लेयर के 3 लेयर थी, एक लॉन्गिट्यूडाइनल और इंटरलोकल और तीसरी थी सर्कुलर। बट इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ 2 ही है, आउटर होता है लॉन्गिट्यूडाइनल और इनर होता है सर्कुलर। 2 ही प्रकार के मसल फाइबर होते हैं, यानी इसके अंदर इंटरलेसिंग नहीं होते। यूट्रस के अंदर इंटरलेसिंग मसल फाइबर भी होते हैं। यानी इसके अंदर मिडल लेयर के अंदर मस्कुलर लेयर होती है जिसकी भी 2 लेयर होती है, एक लॉन्गिट्यूडाइनल मसल फाइबर लेयर और दूसरी होती है इनर सर्कुलर मसल फाइबर लेयर। ओके फ्रेंड्स, फिर सबसे इनर वाली लेयर होती है जिसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर। यानी ये म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन मैंने बताया था कि अलग अलग ऑर्गन के अंदर अलग अलग टाइप की होती है। तो उसी तरह से इसके अंदर सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम होती है। ओके फ्रेंड्स, एक तरह से अलग टाइप की एपिथेलियम होती है, सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यूट्राइन ट्यूब है और इस यूट्राइन ट्यूब की 3 लेयर दिखाई दे रही है। ये एक तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन है। यूट्राइन ट्यूब की जो वाल है, जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, उस लेयर का ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर म्यूकस की बनी होती है, म्यूकोसा है। जो आउटर वाली, सॉरी इनर वाली लेयर है जो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, इसलिए इसको अपन म्यूकोसा बोलते हैं। जो बीच वाली लेयर है वो मस्कुलारिस दिखाई गई है क्योंकि मसल लेयर की बनी होती है। और जो सबसे आउटर लेयर होती है वो पेरिटोनियम फोल्ड की बनी होती है, इसलिए वहां पे सीरस मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए इसको अपन सीरोसा बोलते हैं। तो सीरोसा, मस्कुलारिस और म्यूकोसा इस तरीके से लेयर है। अब इनको अपन आउटर, मिडल और इनर इसी तरीके से याद नहीं रख सकते, इस तरीके से भी इसके अंदर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि म्यूकोसा, मस्कुलारिस एंड सीरोसा। जब सीरोसा लेयर का नाम पूछा जाए तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, वहां पे इनर लेयर ही वहां पे बताना है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। अब अपन बात करेंगे नंबर 4 है अपना ओवरी, यानी यहाँ पे अपन ओवरी के बारे में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ओवरी 2 होती है, जैसे फेलोपियन ट्यूब 2 होती है उसी प्रकार से ओवरी भी 2 होती है। यूट्रस के लेटरल साइड के अंदर होती है, दोनों साइड के अंदर। तो ओवरी होती है वो ओवल शेप की होती है। ओवल यानी जैसे फ्यूनेल शेप होती है उसी तरीके से ओवल शेप होती है। ओवल यानी ओवल यानी कटोरी के समान। थोड़ा फ्यूनेल शेप थोड़ी फन के आकार की होती है, बट ओवल शेप एक जस्ट एग्जैक्ट जैसे कटोरी के जैसे होती है। एक तरह से ग्लैंड होती है। ग्लैंड क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हार्मोन और कुछ सिक्रीशन प्रोवाइड करती है। वो ऑर्गन जो कुछ हार्मोन या सिक्रीशन प्रोवाइड करता है उसको अपन ऑर्गन जो ग्लैंड बोलते हैं। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्लैंड है एक तरह से। द प्रोड्यूस द रिप्रोडक्टिव सेल एंड 3 हार्मोन। एक तो जो करती क्या है, इसको ग्लैंड इसलिए बोला गया है कि एक तो ये रिप्रोडक्टिव सेल बनाती है, और रिप्रोडक्टिव सेल कौन सी बनाती है, ओवम बनाती है। ओवम एक सबसे बड़ी रिप्रोडक्टिव सेल, अपनी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल के बारे में पूछा जाए तो वो क्या होती है, ओवम होती है। तो एक तो ये ओवम का रिप्रोडक्शन करती है, और सेकेंडली ये 3 प्रकार के हार्मोन प्रोड्यूस करती है। नंबर 1 एस्ट्रोजन, नंबर 2 प्रोजेस्टेरोन और नंबर 3 इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है, ये जो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच होता है, उस एफएसएच को इनहिबिट करती है। ये एफएसएच आता कहां से है, जब अपनी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से वो क्या करती है, जीएनआरएन रिलीज करती है। यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, वो वहां से क्या करता है,
फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करवाता है। कहां से? ओवरी से। और जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है, और इस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एफएसएच को इनहिबिट करने का काम करता है इनहिबिन हार्मोन। इसको इनहिबिट क्यों काम करना पड़ता है? जब एक लेवल तक ग्रोथ हो जाती है फॉलिकल्स की, तो उसके बाद उस ग्रोथ को रोकना होता है, यानी एक एग्जैक्ट लिमिट के बाद एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद उसकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है, जिसके कारण से फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी, उसके बाद वो मेच्योर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं इस अटैच टू ब्रॉड लिगामेंट। ये भी क्या करते हैं? ब्रॉड लिगामेंट से अटैच रहते हैं। मैंने बताया था कि जो यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी, ये तीनों ऑर्गन ब्रॉड लिगामेंट से पेल्विक कैविटी में स्टेब्लिश रहते हैं। अदरवाइज तो ये इधर उधर हिल जाएंगे। तो अपनी लोकेशन पे स्टेब्लिश रखने के लिए वहां पे जो पेरिटोनियल फोल्ड के बने होते हैं ब्रॉड लिगामेंट, तो उनकी जरूरत होती है। तो ये अटैच रहते हैं ब्रॉड लिगामेंट से बाई मेसोवेरियम। किसके द्वारा? मेसोवेरियम के द्वारा। मेसोवेरियम क्या होता है? ब्रॉड लिगामेंट का ही एक पोर्शन होता है। जो ब्रॉड लिगामेंट होते हैं, ब्रॉड लिगामेंट किसके बने होते हैं? जो पेरिटोनियल फोल्ड के बने होते हैं। पेरिटोनियम क्या होती है? जो यूट्रस की सबसे आउटर लेयर होती है उसको अपन पेरिटोनियल लेयर बोलते हैं या फिर पेरिटोनियम बोलते हैं। तो उस लेयर के बने होते हैं ब्रॉड लिगामेंट, और उसके ही जो पार्ट होता है वो होता है मेसोवेरियम। तो ये किसका बना होता है? मेसोवेरियम का बना होता है। टू ही सेड ऑफ पेल्विक बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। उस मेसोवेरियम से ये बने होते हैं, और मेसोवेरियम से कनेक्ट होके जो पेल्विक कैविटी के जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे ये ब्रॉड लिगामेंट है, और ब्रॉड लिगामेंट के बाद ये पेल्विक कैविटी के सस्पेंसरी लिगामेंट है। जो पेल्विक होती है, पेल्विक कैविटी को भी स्टेब्लिश रखने के लिए कुछ लिगामेंट्स की जरूरत होती है जिनको अपन सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। और जो यूट्रस, ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब, इनको स्टेब्लिश रखने के लिए कुछ लिगामेंट्स की जरूरत होती है जिनको अपन बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। तो जो ये पेल्विक कैविटी है, इसके सस्पेंसरी लिगामेंट और जो ब्रॉड लिगामेंट, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं मेसोवेरियम। तो उस मेसोवेरियम क्या करते हैं? इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है। इसी कारण से वहां पे ओवरी कनेक्ट रहती है, क्योंकि ओवरी के एक साइड के अंदर सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, एक साइड के अंदर ब्रॉड लिगामेंट रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इट आल्सो कॉल्ड प्राइमरी फीमेल सेक्स ग्लैंड। इसको अपन प्राइमरी फीमेल सेक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। यदि मेल के सेक्स ग्लैंड की बात करें या फिर मेल के सेक्स ऑर्गन की बात करें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो वो होता है टेस्टिस। और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अपन बात करें तो वो होता है ओवरी। ओके फ्रेंड्स, इसकी साइज की बात करें तो 3 to 1 सेमी इसकी साइज होती है, यानी 3 सेमी इसकी लेंथ होती है, 2 सेमी इसकी विड्थ होती है, और 1 सेमी इसकी थिकनेस होती है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे, यहाँ पे नाम आया था वेसोवेरियम। तो मेसोवेरियम क्या होता है? मेसोवेरियम इज पोर्शन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। जो मैंने पहले बताया था कि यूट्रस के जो ब्रॉड लिगामेंट होते हैं उनका ही एक पोर्शन होता है दैट सस्पेंड द ओवरीज, जो ओवरी को स्टेब्लिश रखता है। जब ब्रॉड लिगामेंट है तो ब्रॉड लिगामेंट तो एक कंप्लीट ब्रॉड लिगामेंट का पूरा कंप्लीट पार्ट है, बट जो ओवरी है, ओवरी के लिए कंप्लीट ब्रॉड लिगामेंट की जरूरत नहीं होती है। ब्रॉड लिगामेंट का ही एक पार्ट है मेसोवेरियम। इस मेसोवेरियम की जरूरत होती है उसको स्टेब्लिश रखने के लिए। द ओवरी इज नॉट कवर्ड बाय द मेसोवेरियम। ओवरी होती है वो मेसोवेरियम से कवर नहीं रहती है, रेदर इज कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। जो ओवरी होती है जैसे यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब, ये क्या होता है? ये जो ब्रॉड लिगामेंट है उस ब्रॉड लिगामेंट से कवर रहते हैं। इसका ही जो पार्ट है मेसोवेरियम वो भी वहां पे होता है, बट जो ओवरी है इस ओवरी को स्टेब्लिश रखता है मेसोवेरियम। मेसोवेरियम क्या है? ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है, बट इसको कवर नहीं रखता है। कवर कौन रखता है? वहां पे जर्मिनल एपिथेलियम होती है, और जर्मिनल एपिथेलियम क्या करती है? वहां पे उसको कवर रखती है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे ओवरी की स्ट्रक्चर के बारे में। ओवरी की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ओके फ्रेंड्स, तो जो ओवरी होती है इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोर्टेक्स, एक होता है मेडुला। जैसे ओवरी है, जैसे किडनी की एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसके दो पार्ट होते हैं कोर्टेक्स एंड मेडुला, उसी प्रकार से इसके दो पार्ट होते हैं कोर्टेक्स एंड मेडुला। जो कोर्टेक्स होता है वो आउटर पार्ट होता है या फिर आउटर पोर्शन होता है, इसलिए इसको कोर्टेक्स बोलते हैं। और जो मेडुला होता है वो सेंट्रल पोर्शन होता है। आउटर और मिडल के अंदर इस तरीके से होता है, जैसे ये है, ये नीचे वाला पार्ट है, ये मेडुला है। मेडुला का जो आउटर पार्ट है जो कंप्लीट इसको कवर करके रखता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे कोर्टेक्स बोलते हैं। मेडुला के कंप्लीट कवर अप रहता है, वो रहता है मेडुला। जैसे एक एग होता है, एक अंडा होता है, उस अंडे का जो येलो पार्ट होता है अंदर वाला,
उसको अपन यहाँ पे मेडुला बोल सकते हैं। जो आउटर व्हाइट पार्ट होता है इसको अपन कोर्टेक्स बोलते हैं। उस तरीके से यहाँ पे होता है। अब अपन कोर्टेक्स की बात करेंगे। इट कंटेन ओवेरियन फॉलिकल्स इन वेरियस स्टेज ऑफ मेच्योरिटी। अलग अलग जो मेच्योरिटी की स्टेज है उस स्टेज के अकॉर्डिंग ये वहां पे क्या बनाता है, फॉलिकल्स बनाता है। क्या, कोर्टेक्स। जैसे प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, सबसे पहले जो फॉलिकल्स बनते हैं उनको अपन प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बनते हैं। मेच्योरिंग फॉलिकल्स जो धीरे धीरे मेच्योर होते जाते हैं, एंड ग्राफिन फॉलिकल्स, और ग्राफिन फॉलिकल्स बन जाते हैं। यानी जो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं एक तरह से, उस इमेच्योर फॉलिकल्स को अपन प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बोलते हैं, और जो मेच्योर हो जाते हैं उन फॉलिकल्स को अपन बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल्स। तो धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज इसकी कुछ स्टेज होती है, उस स्टेज में चेंज होते हुए ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स से ग्राफिन फॉलिकल्स की स्टेज में चले जाते हैं। तो एक ये वाला काम होता है कोर्टेक्स में। इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस एल्बिकेंस, और उसके बाद उस पार्ट के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, और उसके बाद कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर डेवलप हो जाता है। ये क्या होता है इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अबाउट 4 लाख फॉलिकल्स रिप्रेजेंट इन ओवरीज एट बर्थ। जब एक फीमेल जब जन्मती है, जब एक फीमेल बेबी जब जन्मती है, तो उस टाइम उसके अंदर, उसकी ओवरी के अंदर 4 लाख फॉलिकल्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, 4 लाख फॉलिकल्स उस टाइम होते हैं एक फीमेल बेबी के, बट फ्यूअर देन 400 मेच्योर ड्यूरिंग वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ईयर्स, यूजुअली 1 पर साइकिल। यानी फिर अपने एक रिप्रोडक्टिव एज माने, रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है फीमेल की, 15 टू 45 ईयर। एक 15 साल से 45 साल तक जो फीमेल होती है, उस फीमेल्स के अंदर 400 से ज्यादा फॉलिकल्स मेच्योर नहीं हो पाते हैं। जब एक फीमेल बेबी जब जन्मती है, एक छोटी बच्ची जन्मती है, एक बेबी फीमेल होती है, तब उसके अंदर, उसकी ओवरी के अंदर 4 लाख फॉलिकल्स होते हैं जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं। बट जब ये ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर चेंज की बात करें, कि मेच्योर होने की बात करें, तो कंप्लीट 4 लाख फॉलिकल्स से ज्यादा वहां पे मेच्योर नहीं हो पाते हैं। यानी जितनी बार हर एक 28 दिन के बाद एक ही फॉलिकल्स ग्रोथ कर पाता है, और इससे ज्यादा मेंस्ट्रुएशन आना पॉसिबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यानी एक साइकिल के अंदर सिर्फ एक ही फॉलिकल्स आता है। कुछ फीमेल्स में ऐसा होता है कि एक बार इधर की ओवरी से आएगा, एक बार इधर की ओवरी से आएगा, बट कई बार एक ही साइड की ओवरी से 2 भी आ सकते हैं, 2 बार एक ही से। बट एक तरह से शेड्यूल माने तो एक तरह से एक साइड से एक बार में आता है, दूसरी बार में एक साइड से आता है। यानी एक साइड की बात करें तो 6 जो फॉलिकल्स होते हैं वो एक राइट साइड के, 6 फॉलिकल्स लेफ्ट साइड के, इस तरीके से आते हैं। फिर अपन बात करते हैं मेडुला की। तो जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको अपन मेडुला बोलते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोमा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वो जो किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रोमा का बना होता है, कंटेनिंग नर्वस ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। जो किसका बना होता है, जो सेंट्रल पोर्शन होता है, जैसे अंडे के अंदर येलो पार्ट होता है अंदर वाला, उसी तरीके से मेडुला होता है। इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कुछ नर्वस होती है, कुछ ब्लड वेसल्स होती है, कुछ लिम्फेटिक वेसल्स होती है, जो इस कोर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर जो फेलोपियन फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड सम स्मूथ मसल टिश्यू, और कुछ स्मूथ मसल टिश्यू भी वहां पे होते हैं, किसमें, मेडुला में। क्या क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू, कुछ नर्वस, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे देखा फीमेल का इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन को यहाँ पे अपन ने समझने की कोशिश की थी। अब अपन समझेंगे जो ओवरी, इसके फंक्शंस की बात करेंगे कि ओवरी के फंक्शन क्या है। तो जो ओवरी होती है, एक तो डेवलपमेंट ऑफ ओवम, ओवम का डेवलपमेंट करती है। ओवम का डेवलपमेंट कैसे करती है, द फीमेल रिप्रोड्यूस सेल और जर्म सेल। यानी एक तरह से जो रिप्रोडक्टिव सेल क्या होती है, ओवम, जिसको अपन जर्म सेल भी बोल सकते हैं। तो एक तो ओवम का प्रोडक्शन करती है, यानी उसका डेवलपमेंट करती है। सेकेंडली, कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन उनका सिक्रीशन करवाती है, जैसे एस्ट्रोजन हो गया। एस्ट्रोजन कहां से सिक्रीट होता है, ओवरी के अंदर एक थीका सेल होती है। देखो हर ऑर्गन के अंदर, हर किसी हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो अलग प्रकार की सेल से होता है, और सभी प्रकार के ऑर्गन के अंदर जो सेल्स होती है उनका एक पर्टिकुलर अलग नेम होता है। उसी तरीके से जो ओवरी होती है, तो ओवरी के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उनको अपन बोलते हैं थीका सेल। तो जो ओवरी के अंदर थीका सेल होते हैं, उन थीका सेल से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको अपन बोलते हैं एस्ट्रोजन। और जो थीका सेल होती है वो किसके अंदर होती है, ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर होती है। और ग्राफिन फॉलिकल्स क्या होते हैं, जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स,
वो जब मेच्योर हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं अपन ग्राफिन फॉलिकल्स। जो एक मेच्योर फॉलिकल्स होते हैं उसको ग्राफिन फॉलिकल्स बोल सकते हैं, जिसको अपन ओवम बोल सकते हैं। तो जो उससे जो हार्मोन है वो सीक्रेट होता है। और फिर दूसरा हार्मोन सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कहां से होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम होता है जहां से जो ग्राफिन फॉलिकल्स है, जो प्रीमोर्डियल ग्राफिन फॉलिकल्स था, वो ग्रोथ करके या फिर मेच्योर होके जो वहां पे क्या बन गया, वहां पे डेवलप हो गया, तो आगे ग्राफिन फॉलिकल्स बन गया। जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स था वो ग्राफिन फॉलिकल्स बन गया, एक मेच्योर फॉलिकल्स बन गया। और उस मेच्योर फॉलिकल्स को जो ओवरी से वहां से फिम्ब्रिया उसको छोड़ देती है और वो आगे किस में आ जाता है? फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो जो जगह बचती है, जो खाली स्पेस बचता है जिस फॉलिकल्स में, उस फॉलिकल्स को अपन बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ओके फ्रेंड्स, तो उस कॉर्पस ल्यूटियम से जब तक बेबी इम्प्लांट नहीं हो पाता, जब तक उसके 6 वीक नहीं हो जाते, जब तक उसके अंदर यानी एक जो फीमेल बेबी होता है, एक मेल बेबी होता है, यानी एक तरह से फिटस होता है, जिसको यूट्रस के अंदर अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत होती है। ओके फ्रेंड्स, एक यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन के लिए उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत होती है। एक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत होती है। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है, बट प्लेसेंटा 6 वीक के बाद बनती है। और जब तक प्लेसेंटा नहीं बनती है तब तक जो जिस जगह से जो फॉलिकल्स निकल के आया है, जो ओवम निकल के आया है, जो उसका खोखला कवर है, उस कवर को अपन बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो वहां से क्या होता है, वहां पे जो फॉलिकल्स है वो वहां पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो वहां पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करवाती है। और वहीं से सीक्रेट होता है इनहिबिन। और वहां से इनहिबिन हार्मोन का सिक्रीशन भी होता है, जो एक निश्चित टाइम तक जब फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, जब प्रोमोडियल फॉलिकल्स होते हैं वो एक ग्राफिन फॉलिकल्स में चेंज होते हैं, तो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद ग्राफिन फॉलिकल्स बनते हैं। और ग्राफिन फॉलिकल्स बनने तक उसके अंदर जो जितने भी चेंजेस होते हैं उस टाइम वहां पे एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरूरत होती है। और एक एग्जैक्ट टाइम के ऊपर ग्रोथ कंप्लीट हो जाने के बाद उस ग्रोथ को रोकना होता है, और उसको रोकने के लिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करने की जरूरत होती है। और वहां पे इनहिबिट करने के लिए इनहिबिन हार्मोन की जरूरत वहां पे पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से वहां पे क्या करेगा, इनहिबिन हार्मोन वहां पे इसकी ग्रोथ को कम कर देगा और फॉलिकल्स है वो वहां पे डेवलप हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे हमारे आगे आने वाली जो क्लासेज होगी उनका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, यानी कमेंट सेक्शन के अंदर आके हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, यदि आप हमारी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से जुड़ना चाहते हैं तो आप 9413722120 इन नंबरों पे अपना नाम और एड्रेस लिख के हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे हमारे पास कोई जो भी टाइप किया हुआ स्टडी मटेरियल होगा, कुछ पीडीएफ्स होगी, वो आपको प्रोवाइड करनी होगी, तो वहां से आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग अकेडमी @gmail.com, ये हमारी मेल आईडी है। तो आप हमें आपकी कोई क्वेरी हो तो मेल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग अकेडमी नाम से, वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक करें। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग अकेडमी से नाम से, तो वहां पे हमारे पेज को फॉलो कीजिए। और टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग अकेडमी के नाम से, तो वहां से जाके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस सभी जगह पे रेगुलर बेसिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन शेयर होते रहते हैं। इसके साथ ही साथ आप हमें ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर अकाउंट है @jatin academy। ओके फ्रेंड्स, bye for now and see you later. Bye bye.